हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे चेंजेस इन सप्लाई और चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड। दोनों में क्या डिफरेंस है। आपूर्ति में परिवर्तन बनाम आपूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। इसके बाद पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि आपूर्ति की लोच। उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट और मेजरमेंट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे मेजर होती है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, आपूर्ति की लोच के निर्धारक कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई यानी आपूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड कब होती है? जब किसी कमोडिटी की सप्लाई चेंज होती है उसकी प्राइस की वजह से और बाकी जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहेंगे, तब हम उसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। फैक्टर्स अदर देन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड फिर इसके अंदर दो कंडीशन आती हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई तब होगी जब कमोडिटी का प्राइस फॉल होगा और उसके साथ ही क्वांटिटी सप्लाइड भी फॉल होगी। और सेकंड है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। विद द राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इट्स क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस। कमोडिटी का प्राइस राइज होगा तो उसके साथ क्वांटिटी सप्लाइड भी राइज होगी, तो इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई हम इस ग्राफ के जरिए देखेंगे। ग्राफ में वाई एक्सिस पे हमने प्राइस रखा है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, और जो हमारी सप्लाई कर्व है वो एस है। जब हमारी सप्लाई बी से सी की ओर बढ़ती है तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई है, लेकिन वही अगर क्वांटिटी बी से ए हो जाती है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई करेंगे। अब बात करेंगे चेंज इन सप्लाई की। अगर किसी कमोडिटी की प्रोडक्शन चेंज होती है फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी, तब हम उसे चेंज इन सप्लाई कहेंगे। चेंज इन सप्लाई में दो कंडीशन है। पहली है डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई कब होगी? किसी कमोडिटी की सप्लाई फॉल होगी बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स है उसकी वजह से अगर किसी कमोडिटी की सप्लाई डिक्रीज होती है तो उसे हम डिक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे। और किसी कमोडिटी की सप्लाई इंक्रीज होती है फैक्टर्स अदर देन प्राइस, तो हम उसे इंक्रीज इन सप्लाई कहेंगे। डिक्रीज इन सप्लाई में जो हमारी सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, वहीं इंक्रीज इन सप्लाई में हमारी सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी। अब इस ग्राफ में हम देखेंगे कि जैसे हमारी सप्लाई जो है ओरिजिनल सप्लाई एस थी, S1 वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई इसलिए वो डिक्रीज इन सप्लाई है, और S2 जो हमारी वो है इंक्रीज इन सप्लाई है। अब बात करेंगे कि हमारी सप्लाई कर्व शिफ्ट क्यों होती है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो हम एक एक रीज़न को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। अगर अदर कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारी कमोडिटी की सप्लाई इंक्रीज होगी और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट है चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादक साधनों की कीमतों में परिवर्तन। जिन जिन फैक्टर्स से प्रोडक्शन होती है उनके प्राइस में चेंज होने से भी सप्लाई चेंज होगी। अगर किसी कमोडिटी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस इंक्रीज होती है तो उससे प्रोड्यूसर उस कमोडिटी को कम प्रोड्यूस करेगा जिससे बाज़ार में सप्लाई कम होगी। वहीं अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और सप्लाई इंक्रीज होगी। सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है चेंज इन टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन। अगर किसी नई टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आती है तो प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और सप्लाई इंक्रीज होगी। लेकिन अगर किसी चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो उससे प्रोड्यूसर उस कमोडिटी को कम प्रोड्यूस करेगा जिससे उसकी सप्लाई गिर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स। अन्य कारकों में परिवर्तन अथवा परिवर्तन की आशा। कई बार सरकार की टैक्स की नीतियाँ या इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट जो फ्यूचर में चेंज होने वाले हैं या कोई वॉर होने वाली हो तो उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी प्रोड्यूसर अपनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है। अगर फ्यूचर में कोई वॉर होनी हो या लोन अमाउंट की इंटरेस्ट इंक्रीज होने वाली हो तो प्रोड्यूसर फ्यूचर के को ध्यान में रखकर अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। फिर बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो मेजर करती है
कि प्राइस चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाइड पे कितनी चेंज हुई, कितने डिग्री तक चेंज हुई या किस रेशो में चेंज हुई। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम डिफ़ाइन कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका फॉर्मूला हम देखेंगे ES इज इक्वल टू डेल्टा QS अपॉन में डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन में QS। S जो है वो ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड है, P जो है ओरिजिनल प्राइस है, डेल्टा S चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और डेल्टा P चेंज इन प्राइस। हमारा जो कोफिशिएंट है वो लेस देन 1 है, तब हम उसको इनइलास्टिक सप्लाई कहेंगे, और ES इज इक्वल टू 1 है तो उसको यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहेंगे, और ES इज इक्वल टू 0 है तो उसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई बोलेंगे, और ES इन्फिनिटी है तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बोलेंगे। अब हम इस एक एक कंडीशन को हम ग्राफ के ज़रिए समझेंगे। तो सबसे पहला जो ग्राफ है इसमें हम देखेंगे कि प्राइस चेंज होने पर भी हमारी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो सेम है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसे हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। जो हमारा सेकंड ग्राफ है उसमें प्राइस चेंज नहीं हो रहा लेकिन हमारी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो चेंज हो रही है, इस केस को हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे हमारा ES जो कोफिशिएंट है वो इन्फिनिटी होगा। यहाँ प्राइस सेम होने के बावजूद भी हमारा क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है वो है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है। प्राइस जो हमारा P था, P से P1 हुआ और क्वांटिटी सप्लाइड भी Q से Q1 हो गया। यहाँ पे प्राइस जिस रेशो में चेंज हुआ है उसी रेशो में क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज हुई है। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ ग्राफ में। फोर्थ ग्राफ जो है उसमें हमारी प्राइस जो चेंज हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज कम हो रहा है। इस कंडीशन को हम कहेंगे इनइलास्टिक सप्लाई और लेस देन यूनिट इलास्टिक। वहीं फिफ्थ ग्राफ में चेंज इन प्राइस जो है वो कम है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसे हम मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई कहेंगे। अब बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपूर्ति की लोच के निर्धारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एज आउटपुट, उत्पादन परिवर्तन पर लागतों का व्यवहार। किसी कमोडिटी का आउटपुट बढ़ेगा, टोटल कॉस्ट होगी वो भी बढ़ेगी, लेकिन वो यूनिफॉर्म रेट पे नहीं बढ़ती। शुरुआत में टोटल कॉस्ट जो बढ़ती है वो फॉलिंग रेट से बढ़ती है, उसके बाद कांस्टेंट रेट पे बढ़ती है और फाइनली राइजिंग रेट पे। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं करेगा, जिससे सप्लाई डिक्रीज़ होगी और वो लेस इलास्टिक हो जाएगी। अगर टोटल कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन स्लो बढ़े तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, जिससे कि प्राइस राइज होगा और क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ होगी, तब सप्लाई जो है वो मोर इलास्टिक होगी। सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति। कमोडिटी दो तरह की होती है, पेरिशेबल होती है और एक ड्यूरेबल होती है। पेरिशेबल होती है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और ड्यूरेबल जो लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई ज़्यादा चेंज नहीं होती प्राइस के चेंज होने से, इसलिए सप्लाई ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट को हम इनइलास्टिक सप्लाई बोलेंगे। वहीं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और उसकी सप्लाई प्राइस के चेंज होने से ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, इसलिए उसकी सप्लाई को हम इलास्टिसिटी ऑफ ड्यूरेबल प्रोडक्ट की हाई होती है। सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स इज हायर। थर्ड पॉइंट है टाइम, समय। कोई भी कमोडिटी की सप्लाई प्रोडक्शन से होके होती है। प्रोड्यूस होने और सप्लाई होने में एक टाइम गैप होता है। अगर हमारे प्लांट का जो प्रोड्यूसिंग प्लांट है उसका साइज़ हमारा गिवन है और जो एडजस्टमेंट है टेक्नोलॉजी उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस के चेंज होने से अपनी सप्लाई को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में शॉर्ट रन सप्लाई में
कमोडिटी जो है वो लेस इलास्टिक होगी। लेकिन वहीं लॉन्ग रन में जहाँ पर हम अपने प्रोडक्शन के प्लांट को भी चेंज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को भी चेंज कर सकते हैं, तो सप्लाई जो है वहाँ प्राइस चेंज होने से बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकती है। तो ऐसे में इसकी सप्लाई मोर इलास्टिक और सप्लाई कर्व फ्लैटर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है प्राइस एक्सपेक्टेशंस, कीमत संबंधी अपेक्षाएं। भविष्य में प्राइस के चेंज होने से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करती है। अगर प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने से नहीं चूकेगा। अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस जो है वो राइज होगा फ्यूचर में, उस कमोडिटी के स्टॉक को वो होल्ड करेगा और करंट टाइम पे वो कम से कम सप्लाई करेगा ताकि इन फ्यूचर में ज़्यादा सप्लाई करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। इस केस में जो इलास्टिसिटी है वो इनइलास्टिक होगी। फिफ्थ पॉइंट है नेचर ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की तकनीकों का स्वरूप। अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सिंपल है तो प्रोड्यूसर जल्दी रिस्पॉन्स कर पाएगा प्राइस के चेंज होने से, और अगर टेक्नोलॉजी जो है वो कॉम्प्लेक्स है कमोडिटी के प्रोड्यूस करने की तो प्रोड्यूसर जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा चेंज इन प्राइस के, जिससे कि वो लेस इलास्टिक हो जाएगी, सप्लाई हमारी लेस इलास्टिक हो जाएगी।